राधे राधे फ्रेंड। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये पता होना चाहिए कि जो हम हिंदी भाषा यूज़ करते हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अपन क्या स्टार्ट करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द कौन से बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या फिर कहना। भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। यानी कि देखो, भाषा के बिना हमारा जीवन एक प्रकार का अधूरा है। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हमें किसी के या फिर हमारी भावनाओं को व्यक्त करना है तो वो हम भाषा के द्वारा ही व्यक्त करेंगे। तो भाषा अर्जित संपत्ति है जिसे मानव अपने चारों ओर के वातावरण से अर्जित करता है। या करते चारों ओर के वातावरण से अर्जित करते हैं। जैसे कि शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यदि हम जो शब्दों में जो सार्थक समूह होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से, देखो भाषा वाक्यों से बनी है और वाक्य शब्दों से, एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा के प्रमुख अंग हैं तो क्या है? शब्द, मूल ध्वनियाँ। शब्द, मूल ध्वनियाँ ही भाषा की क्या होती है? प्रमुख अंग होते हैं। अब अपन सब जो व्यक्ति रहते हैं तो सब कवियों ने अपने विद्वान अपने अनुसार भाषा के ऊपर एक टिप्पणी लिखी। तो अपन इनकी बात करें, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने भाषा के ऊपर क्या कहा? तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है, यानी कि पंडित कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। ठीक है, और दूसरों के विचार आप स्वयं समझ सकता है। तो इन्हें मतलब ऑब्वियस बात है ना, इजी का। ये देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव दूसरों को बता सकता है और दूसरों के भाव वह समझ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने बताया कि भाषा के रूप, अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 3 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक और लिखित और सांकेतिक। तो अपन मौखिक की बात करें, मौखिक यानी कि आप समझते हैं, मौखिक का मतलब कि अपन यानी कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति एक दूसरे की वार्तालाप करके अपन एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उनको अपन शेयर कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? भाषा, यानी कि मौखिक बोलते हैं। जैसे परिचर्चा और व्याख्या भाषा का मौखिक रूप। और लिखित, लिखित यानी कि जैसे कि अपन कोई पत्र लिख रहे हैं, अपन लिख कर उनको बता सकते हैं, ये आता है। भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों, चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लेकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लेख, पत्र, निबंध, कहानी, जीवनी इत्यादि। ठीक है। सांकेतिक भाषा अपन इशारों से बात करते हैं, अरे भाई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अपन इशारा ही कर देते हैं, उसमें भी अपने सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है हाँ ये क्या कहना चाहता है। संकेतों के द्वारा बच्चे गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उन्हें ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान भाषा के 2 रूप मौखिक भाषा और लिखित भाषा मानते हैं। अब बात करें अपन कौन सी? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? तो ये ध्वनि। और लिखित भाषा की सबसे छोटी, यदि वो बोले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अपन क्या बोलना है? ध्वनि। और उन्होंने बोला कि लिखित भाषा की सबसे छोटी, तो अपन लिखते हैं तो सबसे पहले वर्ण लिखते हैं। ठीक है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है या फिर हम उसे अक्षर बोलते हैं। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि का जो लिखित रूप रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें हम लिपि या फिर लिपि चिन्ह कहते हैं। अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण अक्षर कहते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों को सही क्रम, पहले क्या आई? ध्वनि। ध्वनि के बाद वर्ण, यानी कि वर्ण अक्षर कुछ भी। ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, अभिव्यक्ति। अब बात करें शब्द। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। जैसे कमल, नयन, चयन। ठीक है, ये सब क्या है? ये भाषा की लघुत्तम इकाई। शब्द कौन सी भाषा की लघुत्तम इकाई होती है? अब हम बात करेंगे पद। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे हम पद कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है। जैसे कि मैंने कहा कि आज मुझे स्कूल जाना है, ये मैंने एक वाक्य बना दिया। ठीक है, वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करें उन्हें, इधर दिख रहा है आप लोगों को? सॉरी फ्रेंड, मैंने देखा नहीं था, जो 1 मिनट। अब देखिएगा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा, यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में लिख दिया जाए तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाए, क्योंकि ये निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आज हम इनके अंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ सुनिए, वाक्यों के अंग। वाक्यों के अंग कितने? उद्देश्य, विधेय। ठीक है, तो उद्देश्य बाकी के 2 अंग होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य और विधि। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँगी कि राहुल होशियार विद्यार्थी है, तो आप बताओ इसमें कौन? राहुल क्या हो जाएगा? उद्देश्य। अभय परीक्षा हाल में बैठा, अभय क्या हो जाएगा? उद्देश्य। उपयुक्त वाक्यों में राहुल और अभय उद्देश्य विषय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे चंडीगढ़ एवं व्यवस्थित, चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर, यानी कि हम चंडीगढ़ की क्या बता रहे हैं? विशेषता। हम इसे ये क्या हो जाएगा? विधि हो जाएगा। राम ने रावण को मारा, तो इधर कौन हो जाएगा? रावण हो जाएगा विधि। उपयुक्त में से एक व्यवस्थित शहर है और रावण को मारा विधेय है। ठीक है, अनित के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण और विशेषण में होता है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, यानी कि उसका आरंभ। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारूपी भाषा परिवार की भाषा। हिंदी कौन से परिवार की? भारूपी भाषा परिवार की भाषा। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ था। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ था? संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ था। एवं इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ईरानियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति कहाँ से? अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा जिसे आर्य भाषा या फिर आर्यजनी या फिर देवभाषा देवानी कहते हैं। ध्यान दें, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, आ, ई, उ, ए, औ। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है, किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और औ भी विकसित हो गया है, जो संयुक्त स्वर है। अपभ्रंश में ढ, ये दिख रहा है ना आपको? दिख नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है ढावड़ा, ये व्यंजन नहीं होते, इसका विकास आदिकाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारतीय आर्य भाषा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भारतीय आर्य भाषा पढ़ाएंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।